तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पे हम नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे दुधारू पशुओं के रखरखाव के बारे में और साथ ही बात होगी शूकर पालन की। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए, साथ ही आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर KML पाठक जी। आप पूर्व कुलपति हैं दुबासू मथुरा के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पाठक। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर सतीश। नमस्कार। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जो हमारे दुधारू पशु हैं, किस तरह का रखरखाव जो है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम पशुधन की बात करते हैं तो इसकी सार्थकता तभी होगी जब हम बेहतर ढंग से उनका रखरखाव कर सकेंगे। और डॉक्टर पाठक, अगर आप से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पशुपालन क्षेत्र के लिए आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो भी अभी हम कह सकते हैं हासिल किया है और लगातार इतने सारे एक शिखर तक आपका सफ़र रहा है। लेकिन जब दुधारू पशुओं के रखरखाव की बात हम करते हैं, कितना ज़रूरी, क्योंकि शायद यही बात आप ना जाने कितने दशकों से जो किसान हैं उनके साथ बातचीत भी करते आए होंगे, उनको समझाते हुए आए होंगे। जी मुकुल जी, देखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, भारतवर्ष के जो पशुपालक हैं और हम सभी नागरिक के, हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है जी। और ये दुग्ध उत्पादन प्रथमता पहली 1-2 साल की नहीं है, पिछले 10 वर्ष से जो है दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष जो है प्रथम चल रहा है। तो ये जो दुग्ध उत्पादन है इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी ये है कि हमारे जो पशु हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या में भी हम भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है जी। तो इनको उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए और दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए पशु का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है जी। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए 3 चीजें हैं पशुपालन में। एक है उसकी ब्रीड, कौन सी आप नस्ल रख रहे हैं, दुधारू पशुओं की बात करेंगे आज। साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है जी। और तीसरा है कि उनका आहार और उनका आवास कैसा है। तो ये अगर 3 चीजें बढ़िया हैं और विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य अच्छा है पशु का, तो निश्चित रूप से जो दूध उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, ये हम और कोई भी उत्पादन की बात करें, चाहे हम सूकर पालन की बात करें, चाहे भेड़ पालन की बात करें या बकरी पालन की बात करें जी। उत्तम स्वास्थ्य अगर पशु का रहेगा तो कम से कम पशुपालक का खर्चा होगा, खर्चा बचेगा, साथ ही साथ जो पशु है उसकी उत्पादकता बनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यानी जो पशुधन है उसकी सार्थकता कैसे हो सकती है, इन जो मुख्य कारक हैं इनका ख्याल हमें रखना होगा और इनके बारे में विस्तार से डॉक्टर पाठक आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पोषण का असर पशुओं के शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है। ऐसे में दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन के लिए उनके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। दुधारू पशुओं को साफ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशु की पानी की जरूरत वातावरण की दशा और उसको दिए गए आहार पर निर्भर करती है। हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होने से पशु कम पानी पीते हैं, लेकिन दुधारू पशुओं को गर्मियों में कम से कम 4 बार और सर्दी में 2 बार ताज़ा पानी जरूर पिलाएं।
अगर पशु गर्भित है तो दुधारू पशुओं को समय के हिसाब से ताज़ा भरपेट चारा देना चाहिए, तो उसके दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। सूखे और हरे चारे को मिलाकर देना चाहिए, खासकर जब बरसीम की पहली या दूसरी कटाई पशु आहार के लिए की गई हो, क्योंकि इस परिस्थिति में बरसीम के पौधे में प्रोटीन और पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इनमें सेल्यूलोज की मात्रा कम रहती है। इस स्थिति में हरे चारे से पशु को अफारा होने की संभावना ज्यादा होती है और कभी कभी बिना पचा हुआ हरा चारा पतले दस्त के रूप में गोबर के जरिए निकलता है। ऐसे में पशु आहार से मिलने वाली ताकत पशु को नहीं मिल पाती है। इसीलिए हर दुधारू पशु के हरे चारे में कम से कम 20% सूखा हरा चारा होना चाहिए। अगर कम सूखा चारा पशु को दिया जाता है तब पशु के दूध में वसा की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे दिए गए हरे चारे में सेल्यूलोज की मात्रा बढ़ती है तब पशु को सूखे चारे की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ दुधारू पशु को पशुपालक संतुलित आहार जरूर दे, जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा कम से कम 2% हो। इस तरह दुधारू पशुओं को उचित पोषण आहार देकर आप पशुपालन से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से बेहतर रखरखाव करके अच्छा प्रबंधन अपनाकर आप उनसे और भी ज़्यादा लाभ जो है वो ले सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर सतीश का भी। डॉक्टर सतीश, जानना चाहेंगे आपसे शुकर पालन की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो किस तरीके से ये लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर जो हमारे पशुपालक हैं उनको लगता है शायद जो दूसरे पशुओं की अपेक्षा इसमें कुछ चुनौतियाँ ज़्यादा उनको नज़र आती हैं। अगर दूसरे पशुओं के मुकाबले अगर हम तुलना यहाँ करते हैं, कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है शुकर पालन? जी, शुकर पालन जो है एक बहुत ही लाभकारी उपक्रम है, जिसके द्वारा ये पशुधन में जो अन्य प्रजातियों के तुलना में शुकर एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही कम समय में हमें ज्यादा लाभ देती है। शुकर पालन हम मुख्यतः जो है मांस उत्पादन के लिए करते हैं और शुकर जो है एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है और साल भर में इसका जो पीढ़ी अंतराल है वो बहुत ही कम होता है, तो साल भर में ये 2 बार बच्चे देती है। तो हमें 8 से 10 एक बार में मतलब साल भर में हमें 20 बच्चे के आसपास मिल जाती है, जो 8 महीने में 80 से 90 किलो की हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें एक साल में काफी ज्यादा मात्रा में मांस की उत्पादन होती है और उसको हम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफी भारी मात्रा में मुनाफा हमें जो है बहुत ही कम समय में मिल रही है। तो अगर आप व्यावसायिक नजरिए से देखें तो शुकर पालन के द्वारा बहुत ही तेजी से जो है आर्थिक मुनाफा जी, तो ना सिर्फ आर्थिक लाभ बल्कि इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं जो दूसरे पशुओं को पालते हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा इसमें है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो विस्तार से यहाँ डॉक्टर सतीश के साथ हम उनको जानेंगे, समझेंगे और आपको भी बताएंगे यहाँ पर। लेकिन आइए आगे बढ़ें, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। शुकर पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। अगर सही तरीके से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में भी लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक तो शुकर पालन कम लागत में किया जा सकता है, दूसरा इस व्यवसाय की शुरुआत कम जगह में भी की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इस व्यवसाय से बस 1 साल में ही मुनाफा भी मिलने लगता है। शुकर पालन के लिए सबसे जरूरी बात है उपयुक्त जमीन या जगह का चयन। शुकर पालन में उनके रहने की जगह का चयन करते समय शुकरों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। शुकरों के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शुकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुकर बाड़े में घूम फिर सके। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। आहार की बात करें तो आमतौर पर बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनाने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। इसके अलावा शुकरों की सेहत का भी ख्याल रखें। समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच करवाते रहे। शुकरों को मुख्य रूप से शुकर ज्वर, खुर पका, मुंह पका, शुकर चेचक और गलघोटू बीमारियां हो जाती हैं। इन रोगों से शुकरों को बचाएं और समय से टीकाकरण करवाएं।
तो कई तरह की घातक बीमारी है, लेकिन उनसे बचाव अगर हम करेंगे तो और भी ज़्यादा मुनाफा जो है वो शुक्र पालन से हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको मिल सकता है। यहाँ लेकिन उससे पहले डॉक्टर पाठक आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग कारक हैं, अगर हम चाहते हैं और भी लाभ हमें पशुपालन क्षेत्र से मिल सके, लेकिन अगर देखा जाए नस्ल और जो स्वास्थ्य है अब जुड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, देसी नस्लों को अपना रहे हैं जिनका स्वास्थ्य बेहतर माना जाता है। क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, जब अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो मुख्य रूप से दो हैं, एक गाय है और एक भैंस है जी। ये दोनों ही हमारे दुधारू पशुओं की श्रेणी में आते हैं। और गाय और भैंस के बारे में मैं फिर कहूँगा कि भारतवंशी, भारत के लोग और भारत की ज़मीन बड़ी भाग्यशाली है कि प्रकृति ने हमको गाय की, अगर हम बात करें तो गाय की जो हमारी देसी नस्ल हैं, जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी नस्लें हैं, वो हमारे देश में पाई जाती हैं जी। ऐसे ही अगर हम भैंस की बात करें, भैंस की भी उत्तम नस्ल की जो मैं बात कर रहा हूं कि नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो भैंसों की भी नस्ल हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे अच्छी हैं। और साथ ही साथ भैंसों के मामले में तो हम पूरे विश्व में, हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है जी। और भैंसों का दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे देश में होता है। तो नस्ल का बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ पहले बीच में कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि जो हमारी देसी नस्लें हैं, विशेष रूप से मैं गौवंश की बात करता हूँ, लोग ये कहते थे कि गाय रखेंगे तो 2 लीटर दूध देगी, 5 लीटर दूध देगी, ज़्यादा चारा खाएगी। ये एक गलत धारणा थी लोगों की। हमारे देश, जैसा कि मैंने मुकुल जी भी बताया, कि हमारे पास अच्छी नस्ल की और क्षेत्रवार नस्ल की, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा की अपनी एक हरियाणी नस्ल है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां की एक थारपारकर अपनी नस्ल है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु, यानी प्रकृति ने हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हमारे देश की, किसानों की और पशुपालकों की आवश्यकता अनुसार वो नस्ल दी है। तो आप अपने, मैं पशुपालक भाइयों को हमेशा जब भी बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में पाए जा रहे हो, जहां आप रह रहे हो, उस क्षेत्र की एक नस्ल है जो हमको मिली है, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो। तो आप उत्तम नस्ल का अगर पशु रखोगे, उत्तम नस्ल का पशु का मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे साहीवाल नस्ल की गाय रखनी है, तो साहीवाल नस्ल की प्योर गाय होनी चाहिए, उसमें साहीवाल नस्ल का खून प्योर होना चाहिए। तो अगर ऐसी नस्ल की गाय रखोगे तो जो 15 लीटर और 25 लीटर की जो बात करते हैं लोग, इन गायों से आपको, आप चाहे गिर ले लो, आप गुजरात की गिर ले लो, 25 लीटर तक दूध देती हैं जी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आपको अच्छी नस्ल का पशु रखना है। संकर नस्ल का पशु रखना चाहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो रखने में कोई फायदा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से पता करके अच्छी नस्ल का पशु खरीदिए। और अब तो एक अच्छी बात भारत सरकार ने करी है कि भारत सरकार की जो अपनी पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है जी, उस वेबसाइट पे भी एक उपलब्धता है कि आपको अच्छा अगर गाय चाहिए तो कहाँ मिलेगी, अच्छी भैंस चाहिए तो कहाँ मिलेगी जी। तो वो सारी जानकारी आपको जो पशुपालन विभाग का जो वेबसाइट है उस पर जाइए, और पशु हाट बोलते हैं उसको, हाट करके उसका उन्होंने तैयार किया है, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल, पशु हाट पोर्टल पर देखिए सारी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल हमारे साथ विकास जी जुड़े हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, हमारी जर्सी गाय है हम पर एक। जी सर, वो हर महीने झिल्ली डालती है। हर महीने झिल्ली डाल रही है? हाँ मैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, मैं जर्सी गाय में ये समस्या होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, आपके नज़दीक जो पशु चिकित्सालय है वहाँ दिखाइए इसको, और देसी इलाज मत कराइए। कोई लोकल किसी झोला छाप किसी उसको मत दिखाइए, किसी एक ट्रेंड पशु चिकित्सक को दिखाइए। और सबसे अच्छी बात है, आपके मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छे पशु चिकित्सालय हैं, वहाँ पे ले जाइए। और ये क्यों डाल रही है उसके कई कारण हो सकते हैं, तो उन सारे कारणों का परीक्षण होगा। गाय के जननांग को भी देखा जाएगा, उसका पशु को चारा आप कितना दे रहे हो, वो सब चीजें, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, तब आपकी समस्या ये सॉल्व हो जाएगी निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, देखिए इसका समाधान हो सकता है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सतीश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी दुधारू पशुओं में हम बात कर रहे थे, कई तरह की भ्रांतियाँ हो जाती हैं। ऐसे ही हम शुक्र पालन के क्षेत्र में भी हमें नजर आती हैं। जो आमजन है उनका मानना होता है कि उनके क्षेत्र में ना होना चाहिए, कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, और उस वजह से जो पशुपालक हैं वो कहीं ना कहीं एक दूरी बनती चली जाती है उनकी शुक्र पालन से। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, कैसे उनका समाधान हम कर सकते हैं, और एक वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से सफलतापूर्वक शुक्र पालन किया जाए?
वैज्ञानिक ढंग से शुकर पालन करने के लिए सबसे पहले तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि किस नस्ल की शुकर हम पाल रहे हैं। जैसे व्यावसायिक पालन के लिए हम जो जनरली जो है लाभ कमाने के लिए हैं, तो हमारा एक देसी नस्ल के शुकर है और एक जो है हमारे जो संस्थान है राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र, और उसके जो 22 केंद्र है AICRP और मेगासीड, उसके द्वारा जो है बहुत सारे संकर नस्ल का विकास किया गया है। जी। देसी नस्ल के शुकर होते हैं वो कम बच्चे देती हैं और उसका विकास दर जो है कम होता है, मतलब 8 महीने में वो 40 से 50 किलो तक की होती है। लेकिन जो संकर नस्ल के शुकर जो विकसित किए गए हैं उनमें वजन जो है 8 महीने में 80 किलो तक पहुंच जाती है। तो ये, लेकिन जो संकर नस्ल के शुकर है उसको पालने में आपको ज्यादा आहार की देने की जरूरत होती है और उसका रख रखाव थोड़ा सा खर्चीला होता है। लेकिन देसी नस्ल के शुकर हम बैकयार्ड प्रणाली में पाल सकते हैं और जो किचन वेस्ट होता है उसके द्वारा आप कम खर्च में उसको पाल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है कम लागत पे शुकर पालन करना है या थोड़ा अधिक लागत पर ज्यादा लाभ कमाना है। तो यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा हमें मिल सकता है और इसके लिए जो नस्ल है उसका चयन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे आप दुधारू पशुओं की बात करें या इसके साथ साथ जो दूसरे, अगर हम शुकर पालन की बात करें, इसकी बात अगर की जाए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी आमदनी, अपने शरीर को लालन पालन करने के लिए हमें करना होगा सुअर और पशुपालन। तो ऐसी दशा में अगर हमें सुअर पालना है तो हमें क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश का बाराबंकी पर था, यहाँ की जलवायु के हिसाब से हमें कौन से सुअर लाना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारे दुधू पशु होते हैं, मौसम का चढ़ाव उतार होता है, तो उनको जो है हमें खान पान में कौन सी ध्यान देना चाहिए, इसमें कौन सी बीमारी आ सकती जिससे उनको बचाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल 2 सवाल इनके यहाँ पर है, ना सिर्फ शुकर पालन भी करना चाहते हैं। जल्दी से डॉक्टर सतीश, पहले आपसे हम जवाब लेना चाहेंगे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कौन सी जो नस्ल है वो बेहतर रहेगी अगर ये शुकर पालन करना चाहते हैं तो। चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में हमारा जो है एक AICRP सेंटर है। उसमें जो है एक तो उत्तर प्रदेश की देसी नस्ल जो है गुर्रा है, एक देसी नस्ल है, वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसके अलावा जो है एक संकर नस्ल की शुकर है, लैंडली संकर नस्ल की शुकर विकसित की गई है, जिसमें लैंडरेस और गुर्रा को मिला के एक नस्ल विकसित की गई। इन दोनों नस्ल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप शुकर पालन शुरू करते हैं तो उस समय नस्ल आप जो है किसी अच्छे फार्म से खरीदें ताकि किसी तरह की बीमारी और खराब पशु आपको ना मिल जाए। दूसरी बात यह है बीमारी, शुगर में आजकल जो है बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे आपको क्लासिकल स्वाइन फीवर और अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक बीमारी चली हुई है। इस बीमारी का कोई टीका नहीं है, लेकिन आप अपने फार्म में जैव सुरक्षा का उपयोग करके इसको कम कर सकते हैं। मतलब किसी बाहरी लोगों को अपने फार्म में ना प्रवेश करने दें और जो है चूने या ब्लीचिंग पाउडर का अपने फार्म पे छिड़काव करें। इस तरह से आप बीमारी को अपने फार्म में होने से रोक सकते हैं। चलिए, तमाम सावधानियां जो हैं वो जरूर अपनानी होंगी और इन बीमारियों के बारे में भी विस्तार से आपसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही डॉक्टर पाठक, आपसे भी हम जानेंगे किस तरह का जो आहार प्रबंधन है वो अपनाना चाहिए। नंदस्वरूप जी भी ये जानना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं दुधारू पशुओं के रखरखाव की और शुकर पालन के बारे में। आपको बता दें हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल यूसुफ मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत आपका यूसुफ जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो 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 सर जी, आपको सुन पा रहे हैं हम? सवाल पूछ सकते हैं? पशुपालन पालना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए, पशुपालन क्षेत्र में आना चाहते हैं, पशु पालना चाहते हैं, किस तरीके से कहाँ से शुरुआत की जाए डॉक्टर पाठक? देखिए मोहम्मद यूसुफ जी, एक अच्छी बात है कि आप श्रीनगर से हैं और श्रीनगर में आप पशुपालन करना चाहते हैं। श्रीनगर बहुत जो क्षेत्र है वो पशुपालन के लिए बड़ा उत्तम है। आपके यहाँ अच्छी बकरियों की नस्ल पाई जाती है, आपके यहाँ अच्छी नस्ल की जो है भेड़ें पाई जाती हैं और ये दोनों जो है आपके श्रीनगर और जम्मू का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत लाभदायक व्यवसाय हैं। तो आप अपना अगर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, छोटे जानवरों के का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास जमीन है, चारे की व्यवस्था है वहाँ पर, तो आप जैसे हम आज बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की, तो दूध के लिए भी आप जो है गाय रख सकते हैं। भैंस की तो मैं नहीं, श्रीनगर में सलाह दूंगा आपको वहाँ रखने के लिए। और इसके लिए बहुत अच्छी परियोजनाएं जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की हैं, केंद्र सरकार की हैं और राज्य सरकार की हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने नज़दीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो आपके यहाँ एक श्रीनगर में कृषि विश्वविद्यालय है, शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में जो पशु संबंधित या पोल्ट्री से संबंधित भी अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें और आपका जो जिस तरह का आपका विचार है या आपके पास जैसी ज़मीन है या चारा है, उसकी सारी बात करके वो आपका प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ जो राज्य सरकार की तरफ से चाहे अगर कहीं सब्सिडी दी जाती है उसकी भी जानकारी देंगे। लोन कैसे दिया जाता है पशुपालन के लिए, क्योंकि पशुपालन को व्यवसाय को इस समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, सभी राज्य सरकारें, खाली श्रीनगर में ही नहीं, पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, वो अब इसको बहुत बढ़ावा दे रही हैं। और आप सबको जानकारी भी देना चाहूँगा, बहुत सारे पशुपालकों को इस बात की जानकारी भी होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए यह है कि भारत सरकार ने पहली दफ़े इतिहास में कि हमारे जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि पशुपालन विभाग को बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग ही मंत्रालय है। और इतनी परियोजनाएं पशुपालन विभाग इसको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जैसे यूसुफ जी कह रहे हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे पशुपालकों के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा क्या लोन मिल सकता है वो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग पशु रखे हैं और उनको उनके स्वास्थ्य के लिए फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा है। यानी कई तरह की देखिए सुविधाएं हैं जिनका लाभ आपको मिल सकता है। और अब तो केसीसी के जरिए भी हमारे जो पशुपालक हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर जो ऋण है वो भी उपलब्ध हो जाता है। फिलहाल हमारे साथ ऋतिक जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो हाँ जी, हमें बकरी पालन की ट्रेनिंग देना था, कहाँ से मिलेंगी ट्रेनिंग? चलिए, बकरी पालन की प्रशिक्षण कहाँ से मिले? हाँ ऋति कुमार जी, बकरी पालन आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है और ये भी अच्छी बात है कि आप पहले ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी व्यवसाय करिए, चाहे बकरी पालन करिए, सूकर पालन करिए या गऊ पालन करिए, पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें। तो आपके देखिए, एक तो जबलपुर में जो है वहाँ पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में आप जैसे पशुपालकों के लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सिवनी के रहने वाले हैं, सिवनी में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जाइए, पता करिए और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। उनको अपनी ज़मीन कितनी है आपके पास में, क्या व्यवसाय करते हैं, आपकी शिक्षा कितनी है, ये सारी जानकारी देना चाहते हैं, उनको देनी होगी। साथ ही साथ आपका रुझान किधर है, क्या आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, क्या आप गऊ पालन करना चाहते हैं, भैंस की डेयरी खोलना चाहते हैं, या सूकर पालन करना चाहते हैं, या बकरी पालन करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में कहां से आपको लोन मिल सकता है इसकी जानकारी वो पूरी प्रदान करेंगे और एक प्रशिक्षण भी देते हैं।
एक 8 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति कुमार जी, आप वो प्रशिक्षण लेके अपना बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी, और उसके साथ साथ देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। मखनू मथुरा में ये संस्थान है, वहाँ से भी आपको ये सारी जानकारी हासिल हो सकती है। यहाँ डॉक्टर सतीश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरह की सावधानी अपनाकर अगर पशुपालक चाहें तो सफलतापूर्वक शुकर पालन भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर चुनौतियाँ रहती हैं, समस्याएं रहती है, रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे, और इन दोनों हम देखते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं, वहाँ पर किस तरीके का बचाव किया जा सकता है? जैसा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी अभी पिछले 1 साल से भारतवर्ष में आई है जी, ये इसका प्रकोप अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सीमित था, लेकिन अब मेनलैंड में भी ये जा रही है जी। तो इसका अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व में इसका कोई टीका नहीं है। तो इसके बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, जैव सुरक्षा। अब जैव सुरक्षा आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने फार्म में किसी भी आगंतुक को प्रवेश ना करने दें। कोई भी गेस्ट आपका आए, आपके घर में रखाइए, आप फार्म में ना जाने दें। बाहर से अब आप पशु खरीद के लाते हैं तो उसको पहले क्वारंटाइन रखें, 21 दिन तक क्वारंटाइन रखें, ताकि उसमें अगर कोई बीमारी का सिम्टम आ रहा है तो उसे मेन पशु के साथ ना मिलाएं। उसके अलावा जो है आप अपने फार्म में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। पोटास 10 लीटर पानी में जो है 1 ग्राम पोटास मिला के उसका जो है छिड़काव करें, और उसका फुट डिप मतलब फार्म में प्रवेश करने के पहले अपने पैरों को उसमें डुबा के उसके अंदर जाएं, और पशुओं को छूने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें और फार्म से निकलते समय भी साफ करें। इसके अलावा जो है अपने फार्म में अगर कोई सूकर मर जाए तो उसे अच्छी तरह से उसको दफनाएं, मतलब 6 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर उस पशु को डालें और उसमें चूना या फिर ब्लीचिंग पाउडर के साथ उसको दफनाएं, ताकि उस अगर किसी बीमारी से वो जानवर मरा है तो वो दूसरे जानवर में ना फैले। चलिए, इसके लिए भी बेहद जरूरी जो लगातार हमारे किसान हैं वो सावधानी यहाँ पर बरतें हर स्तर पर, क्योंकि इसके जरिए जो आपके जो दूसरे पशु हैं उनकी आप जान बचा सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर। हेलो जी, रेणु प्रसाद जी। पशु संबंधित है जी, बताइए। हाँ सर, जो किस प्रकार के किस्मों का चयन करना है सर, और फिर ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? चलिए, किस तरीके से किस्मों के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो अच्छी नस्लें हैं? जी, और ये जानकारी सर कहाँ से मिलेगी सर? चलिए, बस्तर से हमारे साथ जुड़े हैं, जानना चाह रहे हैं कहाँ से जानकारी मिल पाएगी? जी, आप डेयरी से संबंधित जानकारी अगर लेना चाहते हैं या बकरी पालन से, सूकर पालन से, तो आपके जो रायपुर में जो है वो वहाँ पर एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है दुर्ग में जी, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा बस्तर में पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं प्रारंभ करी हुई हैं। आप उनके लिए अपने नज़दीक के या तो जो बीडीओ हैं उनसे संपर्क करें, और सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है बस्तर का, वहां पर जाएं, उनसे बात करें, अपनी रुचि बताएं कि आप कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहते हैं। आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप बकरी पालन करना चाहते हैं, आप दुग्ध उत्पादन, बस्तर में दुग्ध उत्पादन की बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ इतनी संभावना है, तो आप दुग्ध उत्पादन करिए। वहाँ बकरी आप भैंस पालिए, वहाँ पर देसी गाय पालिए, साहिवाल नस्ल की गाय पालिए, आप वहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंस पालिए। आप बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन भी जो है मैं आपको रेणु प्रसाद जी बताना चाहता हूँ कि बकरी पालन 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। एक जो है दूध के लिए और दूसरा मांस के लिए। बकरी का दूध भी आजकल जो है, बकरी भी जो है ना दुधारू पशुओं की श्रेणी में आ गई है जी। भले ही 2 लीटर देती है, 2.5 लीटर देती है, लेकिन काफी गुणवत्ता मानी जाती है उसकी। जी हाँ, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उसका अच्छा दाम मिलता है आपको। अगर आप जैसे किसान भाई, अगर पशुपालक भाई बकरी पालन में आगे आना चाहते हैं, उसका चीज बनाइए, उसका दूध बेचिए। इसके अलावा आप मांस पर्पज के लिए भी बकरी को पाल सकते हैं, और जबरदस्त इसका मार्केट है, इसका प्राइस बहुत अच्छा मिलता है आपको, और इसमें किसी प्रकार का टैबू नहीं है। बस जरूरत यह है कि आप वैज्ञानिक तरीके से पालिए।
जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। फिलहाल जानकारी लेने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये था कि हमारे यहाँ जो भैंस है, वैसे सभी भैंसों को एक दिक्कत होती है गर्मियों में सर, वो लाल लाल हो जाती हैं सर, उनके सारे बाल झड़ जाते हैं और जैसे ही बरसात का मौसम आता है वो हरा चारा वगैरह खाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। तो सर ये किस कारण से है? और कुछ लोग बोलते हैं कि भूसा खिलाने से होता है, चने का और मसूर का भूसा खिलाने से, तो ये किस कारण होता है? हर साल होता है और बरसात में फिर ठीक हो जाती है। चलिए, किस तरह की लक्षण और क्या आधा जवाब तो आपके पास मिल ही गया है कि हो सकता है गर्मियों में, क्योंकि आपके उधर चारे की थोड़ी समस्या होती होगी और ज्यादातर किसान भाई या पशुपालक क्या करते हैं, सिर्फ भूसा खिलाते हैं गर्मियों में, सूखा चारा, सूखा चारा देते हैं, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है या उपलब्ध होता है तो उस क्षेत्र में नहीं होता है। तो एक तो यह है कि चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, कोई भी पशु हो, उसको प्रॉपर ढंग से जितना चारा चाहिए, और खासकर जो भैंस है, आप भैंस पाले हुए हैं तो भैंस के लिए सूखे और हरे चारे की एक निश्चित मात्रा चाहिए। साथ ही साथ उसको दाना भी चाहिए, आहार में जो है दाना भी चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो ये सब अगर आप दोगे तो आप जो बता रहे हो वो जो है, हो सकता है उनके अंदर विटामिन ए की कमी रह जाती हो, उसकी स्किन में डिसीज हो जाती है, और भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों, उस भैंस के पेट में कीड़े हों, तो पेट के कीड़ों की दवा आपने प्रॉपर दी है कि नहीं दी है। यानी इसका जो स्वास्थ्य है वो आहार से भी प्रभावित होता है। अगर आहार अच्छा रखोगे, पानी जो है गर्मियों में पानी कम पिलाते हैं, पानी जो है गर्मियों में पूरा पिलाना चाहिए, और भैंस को तो वैसे भी दिन में 2 बार हम तो कहते हैं कि उसको अगर पानी की उपलब्धता है तो नहलाना भी चाहिए जी। तो ये सब दुधारू पशु के लिए किस तरह का आहार व्यवस्था वो हमें अपनानी होगी अभी का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए? देखिए, इस समय जो है अभी जो जैसे बरसात का समय है तो 2 चीजें, एक मुख्य रूप से पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि इस समय घास खूब हो रही है जहां बरसात हो गई है, और जानवर को घास चरने के लिए छोड़ देते हैं। अब जानवर क्या करता है कि क्योंकि हरी हरी घास है, अच्छी कोमल घास है, स्वादिष्ट घास होती है, तो उसको ज्यादा खा जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर अफारा की बीमारी हो जाती है। अफारा यानी उसका पेट फूल जाता है और इसमें जो है जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। दुधारू पशुओं में ये विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो आपको तो ये करना है कि उसको जो है ना एकदम पूरा हरा चारा नहीं देना है, या एकदम सारी पूरा दिन भर उसको नहीं चराना है। उसको समय से जितनी आवश्यकता है, और हरा और सूखा चारा, सूखे चारे में अगर आपके पास भूसा है तो भूसा मिलाइए, सूखा और हरा चारा। और अगर जानवर दूध दे रहा है तो दूध देने वाले जानवर को तो हमेशा 12 महीने चारा हरा भी देना चाहिए। डॉक्टर पार्क, इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी नरेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोन मिल पाएगा गाय भैंस पे? चलिए, बिल्कुल। जी हाँ नरेश जी, आप सीहोर मध्य प्रदेश से हैं, बिल्कुल लोन मिलेगा आपको, लेकिन लोन की पूरी शर्तें आपको देखनी होंगी। उन शर्तों में आप आते हैं और लोन की सुविधा है आपके यहाँ। आपको भी यही करना है कि जो संबंधित विभाग है पशुपालन, सीहोर का जो पशुपालन विभाग है वहां से संपर्क करिए जी। मदद के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की मदद लीजिए। सीहोर में बहुत अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां के वैज्ञानिकों से बात करके और आपको लोन जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप गाय रखना चाहते हैं, आपने अभी कहा मैं गाय रखना चाहता हूं, गाय के लिए मिल जाएगा। आप बकरी के लिए रखना चाहते हैं, आप सूकर पालन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में सूकर पालन की भी बहुत अच्छी संभावना है जी, बिल्कुल। वो व्यवसाय भी अपना सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास केसीसी है तो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आसानी से जो ऋण है वो उपलब्ध हो सकता है। आगे भी आपको हमें लगातार जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं दुधारू पशुओं के रखरखाव के बारे में और साथ ही कैसे आप सफलतापूर्वक शुकर पालन कर सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, पशुपालन के बारे में पूछना चाहता हूँ, शुगर के बारे में। जी, शुकर पालन आप करना चाहते हैं? चलिए बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर सतीश जानना चाहेंगे आपसे, मंडला मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी और शुकर पालन ये करना चाहते हैं। कैसे शुरुआत की जाए और खासतौर से जो इनका क्षेत्र है उसके हिसाब से कौन सी जो नस्ल है वो बेहतर रहेगी? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आते हैं जी, तो मध्य प्रदेश में शुकर पालन के लिए अपार संभावनाएं हैं। वहाँ का जो वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पहले से ICRP केंद्र चल रहे हैं और वहाँ का शुकर नस्ल जो है शुकर पाल सकते हैं। लेकिन शुकर पालन करने से पहले आपको इसका प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान आपको शुकर पालन के विभिन्न पहलुओं जैसे पोषण, आवास, नियमित फार्म गतिविधियां, शुकरों की बीमारी और हर वर्ग के शुकर का रख रखाव के बारे में जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा आपको कहाँ से जो है शुकर नस्ल उपलब्ध होगा, इसके बारे में कैसे चयन करेंगे और कलिंग करेंगे, ये सारे चीज कैसे कैसे उसका हेल्थ कार्ड है, कौन कौन से टीके उनको किस समय पर देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये प्रशिक्षण आप जो है वो जबलपुर वेटनरी कॉलेज से आप ले सकते हैं और उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके द्वारा आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है सरकार जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के एक कंपोनेंट के आधार पर जो है आपको 25% तक जो लोन जो है वो जनरल कैटेगरी को मिलता है और 33% जो है SC और ST कैटेगरी को लोन मिल सकता है। तो वो प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार पर आप लोन लेके सफलतापूर्वक जो है ये आप जो है शुकर पालन शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ मोहन जी जुड़े हैं राजगढ़ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। मध्य प्रदेश से माफ कीजिए, ये हमारे साथ जुड़े हैं। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं मोहन जी? जी सर, हमें मतलब मेरे एक भैंस है, पहला ब्याह थे जी, तो उसके वो मतलब पीछे योनी निकलती है बाहर, उसका कोई इलाज हो अगर डॉक्टर साहब बताए। जी क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर पाठक? मोहन जी, आप राजगढ़ से हैं और वो प्रोलैप्स का केस है आपके, उसमें योनी बाहर आ जाती है गाय की, यही जानना चाह रहे हैं ना? जी। तो आपको तो उसे पशु चिकित्सक को नज़दीक के जो पशु चिकित्सालय है वहाँ ले जाना पड़ेगा। देसी इलाज मत कराइए क्योंकि इसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। गांव में लोग ज़्यादातर इसका देसी इलाज करने में लग जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ से यही सलाह दूंगा कि जो नज़दीक का पशु चिकित्सालय है वहाँ पे ले जाके उसका इलाज कराइए। और ये ठीक होने वाली, ये कोई बिना ठीक होने वाला बीमारी नहीं है या कोई परेशानी नहीं है वो।
जी बिल्कुल। तो देखिए ये किस तरीके से आप इसका जो समाधान है वो भी हो सकता है, और साथ ये भी माना जाता है कि जो अगला हिस्सा है अगर आप उसको थोड़ा नीचा रखेंगे तब भी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर पाठक जानना चाहेंगे आपसे जो हमारा आवास प्रबंधन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे समय में? हाँ बिल्कुल मुकुल जी, अब हम दुग्ध उत्पादन की, पहले हमने नस्ल की बात करी, अब आवास विशेष रूप से आज हम बात करेंगे क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे देश में जो है इस समय बरसात हो रही है, चाहे हमारा उत्तर क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, सब जगह। तो पशुओं के लिए आवास बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर अच्छा आवास नहीं है, अच्छे आवास का यहाँ तात्पर्य है कि आवास ऐसा होना चाहिए खासकर बरसात के दिनों में कि जहाँ पशु जो है का जो पानी है बरसात का वो अंदर नहीं जाए, पशु को वहाँ भीगने नहीं दे, पशु ऐसा नहीं हो कि बाहर खड़ा है। तो आवास में हवा जानी चाहिए, प्रकाश जाना चाहिए उसके अंदर जो है। साथ ही साथ जो आवास हो उसमें, क्योंकि पशु वहाँ रहेगा, दिन में भी रहेगा, रात में भी रहेगा, तो वहाँ पर जो गऊ और जो उसका गोबर और मूत्र है वो वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी आवास का जो फर्श है पशु का, वो फर्श ऐसा होना चाहिए ढलान वाला, ज़्यादा ढलान का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ ये चीज़ इकट्ठी नहीं हो, वहाँ पेशाब पशु का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, गोबर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, और खिड़कियाँ विशेष रूप से, जैसे आप हवा चलती है कुछ बरसात में जो बरसात आती है, बरसात में तो हवा की बौछारें आती हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ अंदर जो है आपने दरवाज़ा तो बंद कर दिया है लेकिन खिड़कियाँ खुली हुई हैं और खिड़कियों से बौछार जा रही है, पशु भीग रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब हम आवास की बात करते हैं तो दो चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको। पहला तो जो ज्ञावहन पशु है, जो एडवांस स्टेज में है, जो 6 महीने से ऊपर के जिनकी वो ज्ञानकाल हो चुका है, उनका आपको ध्यान रखना है कि जो आवास है वो ऐसा रपटन वाला नहीं होना चाहिए जहां पशु रपट के गिर पड़े, क्योंकि उसको चोट लग सकती है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। दूसरी बात, जो बड़े पशु हैं उनको अलग रखें, जो छोटे पशु हैं, छोटे पशु का मेरा मतलब यहाँ पे उन पशुओं से है जो बच्चे दूध पीते हैं, जो गाय और भैंस के बच्चे छोटे हैं जो उनके दूध पर निर्भर हैं, उनके लिए भी आवास ऐसा करें कि वो भीगे नहीं, क्योंकि भीगने से छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है और उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो नवजात हैं उनके भी स्वास्थ्य का हमें ख्याल यहाँ रखना होगा। उनका भी स्वास्थ्य रखना है। तो आवास ऐसा हो जिसमें पशु पूरी तरह से स्वच्छता के साथ रह सकता हो और किसी तरह का वो भीगे नहीं। एक चीज और ध्यान रखिए, बरसात में जो है, क्योंकि आजकल बिजली गिरने के बहुत केसेस हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, तो कभी कभी पशुपालक भाई क्या करते हैं, पशु को जो है शाम को जो है किसी नीम के पेड़ से या कहीं बांध देते हैं। वो काम मत करिएगा। और वो पशु जो है उसमें रात भर भी, अगर बिजली नहीं गिरेगी तो रात भर पशु भीगता रहता है, तो सवेरे देखेंगे तो पशु जो है बीमार हो जाएगा या उसके बाद दूध उत्पादन तो निश्चित रूप से घट जाएगा। तो इस तरह का अगर ध्यान रखेंगे और आवास जो है अच्छा रखेंगे तो आपकी जो उत्पादकता है, जो दूध उत्पादन है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल इजाफा उसमें देखिए हो सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं चंपारण बिहार से, नयन किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरे एक गाय है सर, जी सर। एक गाय है आपके पास? हाँ जी, HF गाय है सर जी। और वो 5 दिन हुआ है उसको बिया चुकी है जी, बच्चा दे दी है जी। 5 दिन हुआ लेकिन उसका दूध पीला आ रहा है सर, पीला और पेन्हाव नहीं ले रही है। चलिए, नहीं तो पीलापन बता रहे हैं, दूध तो आएगा ही, पीला तो ठीक आ रहा है, उसमें कोई किसी तरह की वो थोड़ी आ रही है, कोई उसमें कोई खून वगैरह थोड़ी आ रहा है साथ में। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, देखिए, अगर दूध जो है थोड़ा पीलापन का आ रहा है और अगर थोड़ा गाढ़ा भी आ रहा है तो ठीक है। 4-5 दिन तो जो है, जिसको हम कहते हैं ना कि जो कोलेस्ट्रम उसमें आता है, तो वो आप जो है उसको दूध को वो मत मानिए। लेकिन अगर उसके अंदर दूध के साथ में अगर वो आ रहा है, खून आ रहा है या और कुछ चीज़ आ रही है, तो आपका चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, और देखिए साथ में उनके जो थन है उनमें किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं है। जो उसके थन हैं, चारों जो टीट्स हैं, उनको देखिए। साथ ही साथ जब दूध निकाल रहे हैं तो उसमें नरेंद्र जी थोड़ा ध्यान रखिए कि जो है, अब क्योंकि आप बिहार में बरसात खूब हो रही है तो वहाँ पर गंदगी में नहीं रहनी चाहिए गाय। और साथ ही साथ जब दूध निकालने से पहले थोड़ा पानी, अच्छा पानी लेके साफ पानी से उसका थन धोइए, इसके बाद कपड़े से साफ करिए, तब दूध निकालिए। जी बिल्कुल। और
गाय अगर देखिए पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो नवजात के लिए जो इस वक्त आप बता रहे हैं जो दूध की परिस्थितियां हैं वो काफी अच्छी मानी जाती हैं। हाँ, वो दूध तो अच्छा है उनके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी देखिए इससे काफी बेहतर रहती है। ताउम्र फिलहाल यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे दुधारू पशु में आवास को लेकर, लेकिन शुकर पालन की अगर बात की जाए तो आवास को लेकर भी अलग अलग तरह की धारणाएं शुकर पालन में आ जाती हैं। कई जगह जो दुर्गंध का विषय है वो सामने आ जाता है पशुपालकों के, लेकिन किस तरीके से एक अगर वैज्ञानिक ढंग से हम बात करते हैं तो किस तरह का आवास इसके लिए हमें तैयार करना होगा? शुकरों का आवास मुख्यतः जो है शुकरों की संख्या और उसकी पूंजी पर निर्भर करता है। जनरली जो है जब हम शुकर पालन करते हैं तो जो आवास पर जो है 20% खर्च होना चाहिए। आवास जो आप बनाइए वो एक ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जो कि सड़क से जो है पूरी साल के लिए जुड़े होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है उसके लिए आहार जो लाना होगा जो और पानी और बिजली की आपूर्ति जो है उसमें साल भर होनी चाहिए। शुकर जो है ठंड और गर्मी दोनों से जो है बेहद संवेदनशील होते हैं और विशेष करके जो संकर नस्ल के शुकर आप पालेंगे वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो आपको जो उसका आवास बनाना है वो मौसम के अनुकूल होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सीधा धूप उस पर नहीं पड़ना चाहिए और बारिश से जो है पर्याप्त संरक्षण दे, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसको भोजन और पानी का जो पर्याप्त उपलब्धता वहां पर होना चाहिए। वैसे जो है जो बैकयार्ड सिस्टम में जो सुअर पालते हैं उसमें जो है आप जो है जो परंपरागत रूप से जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री है जैसे बांस हो गया, लकड़ी हो गया या ईंट हो गया उसके द्वारा भी आप घर बना सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर जो है हर वर्ग के सुकरों के लिए अलग अलग आपको बनाना है। जैसे जो आपका पिगलेट है, छोटे सुकर है, उसके लिए अलग, जो आप प्रेग्नेंट सुकर है उसके लिए अलग बाड़ा बनाना है ताकि वो जो है अपने बच्चे को कुचल ना दे। इस तरह से सबके हर सुकर के लिए अलग अलग आपको जो है बाड़ा बना के तैयार करना है ताकि सारे सुकर अपने आवास में आनंद मतलब अच्छे से रह सके। चलिए बिल्कुल डॉक्टर सतीश, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण सिंह गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं असम से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? अच्छा सर, मेरे पास एक साहिवाल मतलब बछड़ी है पास टाइम है, तो पहले उसको एक बार एआई करवा चुका हूँ पर वो मतलब कॉन्सीव नहीं हुआ। तो दूसरी बार जब आज एआई करवाया तो एआई वर्कर बोल रहा है कि उसका 3 रिंग होता है, 1 रिंग पास हो रहा है, 2 रिंग पास नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन हमको थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर पाठक, क्या जानकारी देना चाहें? ये बता रहे हैं कि एक स्तर तक तो वो जो एआई है वो सफल रहा है, लेकिन उसके 2 स्तर कुछ और चरण को बताया। देखिए वो जो वो जो आप एआई करवा रहे हैं उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो वो गर्भित नहीं हो रही है आपकी गाय। इसका मतलब वो या तो उसमें उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, उसके जननांगों का परीक्षण करवाइए, साथ ही साथ अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो उनको दीजिए और हरा चारा, ये 2-3 चीजें अगर आप करेंगे तो ये जो समस्या आप बता रहे हो इस समस्या का निदान हो जाएगा। साथ ही साथ जो एआई करने वाला आदमी है वो कितना अनुभवी है, क्या किसी ऐसे आदमी से तो एआई नहीं करवा रहे हैं, गांव में हैं आप जहां भी हैं तो उसका पता करिए, किसी प्रॉपर डॉक्टर से उसका एग्जामिन कराइए, उसके जननांगों का भी परीक्षण कराना आवश्यक है। जी बिल्कुल, देखिए इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और जो प्रशिक्षित हैं अगर आप उनसे कराएंगे तो और बेहतर स्थिति रह सकती है आपके सामने। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शुकर पालन और दुधारू पशुओं की देखभाल यानी उनका रखरखाव आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हैं जी। दीपक जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी दीपक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो हेलो हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर ऐसा है कि मेरी ना गाय है, को महीना हो गया, एक बच्चा दिया हुआ जी। तो गोबर बहुत पतला कर रही है। गोबर पतला कर रही है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। और कोई समस्या दीपक जी? दूध में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध ठीक दे रही है, गोबर वो पतला कर रही है। चलिए डॉक्टर। ठीक है दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा आप उसके गोबर की टेस्टिंग करा लिए। पठानकोट में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ अगर आप वहीं रहते हैं, प्रॉपर जगह रहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेट के कीड़े भी होते हैं और पेट के कीड़ों में भी जो है पतला गोबर आने लगता है। तो एक तो वो जरा टेस्ट करा लिए। इसके अलावा भी क्योंकि अब वैसे 1 महीना हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए। 1 महीने के बाद भी कभी कभी गायों के अंदर जो है ये देखा गया है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में या किसी तरह से, या आपका जो भोजन का में कोई चेंज किया है आपने तो वो भी परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन पेट के कीड़ों की ज़्यादा चांसेस हैं, तो अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है तो दवा दिलवा दें, और दवा भी अपनी मर्जी से नहीं दें। जो डॉक्टर जैसा कहे दीपक जी उस हिसाब से उनको दवा दीजिए। जी देखिए, बेहद ज़रूरी जो पशु चिकित्सक हैं पहले आप उनसे ज़रूर संपर्क करें और उसके बाद उन्हीं की सलाह पर ही जो उपचार है उसकी शुरुआत करें। यहाँ डॉक्टर सतीश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कई तरह की जो बीमारियां हैं वो शुकर पालन में आ सकती हैं अगर हमारे किसान पशुपालक जो हैं अनदेखी करते हैं तो, लेकिन अगर पूरी तरीके से प्रबंधन अच्छे से अपनाया जाए तब भी किस तरह की जो समस्याएं हैं आ सकती हैं और उनका निदान कैसे किया जाए जिससे सफलतापूर्वक शुकर पालन हो सके? शुकर पालन में जो है बहुत तरह की बीमारियां होती है, लेकिन उन बीमारियों को आप प्रॉपर अच्छे प्रबंधन के द्वारा जो है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि जो शुकरों को समय पर जो है टीकाकरण करें। इसमें शुकरों में जो मुख्य बीमारियां जो हैं, एक तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है शुकर जो है, उसके अलावा खुरपका और मुंहपका रोग है, और एक पोर्साइन सर्को वायरस है। इन 3 रोगों के लिए जो है टीकाकरण जो है जनरली जो है जब माँ से बच्चे को अलग करते हैं उस समय जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका देते हैं, और हर 6-6 महीना पर जो अंतराल पर उसका बूस्टर डोज देते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी जो 2 टीके मैंने बताए उसका भी करें। इसके अलावा जो कई तरह के परजीवी होते हैं उसके लिए जो कृमिनाशक का उपयोग जो है हर 6-6 महीने पे जो है शुकरों में करना चाहिए। इसके अलावा जो है शुकरों को जो पिगलेट होते हैं उसमें आयरन की बहुत कमी होती है, तो उसको जन्म के 4 से 14 दिन के अंतराल, चौथे दिन और 14वें दिन जो है आयरन डेक्स्ट्रान का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए ताकि उसमें जो है एनीमिया की बीमारी ना हो। तो ये और इसके अलावा जो शुकर में जो है माँ से बच्चे को जो है 42 दिन के बाद जो है अलग कर देना चाहिए। अगर आप माँ से बच्चे को अलग नहीं करेंगे तो वो फिर से गर्मी में नहीं आएगी, और गर्मी में नहीं आएगी तो बच्चे फिर से देने की कंडीशन में नहीं आएगी। तो अगर आपको ज्यादा मुनाफे करने हैं तो इस तरह से जो है माँ से बच्चे को जो है वीनिंग के बाद जो है अलग कर देना चाहिए। चलिए, इन बातों का ख्याल हमारे जो शुकर पालक हैं उनको रखना होगा, और उसके बाद देखिए उनका जो न सिर्फ लाभ जो है वो बढ़ सकता है बल्कि आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर सतीश, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
तो यहाँ डॉक्टर सतीश हमें जानकारी दे रहे थे। और खासतौर से डॉक्टर पाठक, अगर टीकाकरण की बात की जाए तो उतना ही महत्वपूर्ण हमारे दुधारू पशुओं के लिए भी है, क्या इसमें आप जोड़ना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल पशुओं का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। खासकर दुधारू पशुओं में 3 बीमारियां मुख्य रूप से, देखिए, खुरपका, मुंहपका, FMD बोलते हैं, एक हिमोरेजिक सेप्टिमिया HS बोलते हैं, और ब्लैक क्वार्टर BQ। इन तीनों का वैक्सीनेशन जिन पशुपालक भाइयों ने अपने पशुओं का करा रखा है, दुधारू पशुओं का, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं कराया है वो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं का टीकाकरण इन तीनों बीमारी को लेकर करा लें। ये टीका जो है सभी पशु चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। बस सिर्फ आपको ये करना है कि अपने पशु को वहाँ पशु चिकित्सालय के पास लेके जाना है। साथ ही साथ जो है जिन्होंने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है अपने पशुओं को, उन जरूरी नहीं, मैं खाली दुधारू पशुओं की बात नहीं कर रहा, सभी पशुओं को अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है तो वो भी दवा पिला लीजिए। और जो दूध देने वाले पशु हैं जिनसे आप दूध ले रहे हो, चाहे गाय या भैंस है, उनमें मास्टाइटिस, थनैला रोग जो है इन दिनों काफ़ी होता है। उसके बचाव के लिए जरूरी है कि आप अपनी जहाँ भी पशु का आवास है उसको साफ रखिए, वहाँ गंदगी मत होने दीजिए। और दूध जब भी निकालें तो स्वच्छ बर्तन में निकालिए और साफ पानी से पशु का थन धोकर दूध निकालिए। और आखिरी बात कि पशु को दूध निकालने के आध घंटे तक नीचे मत बैठने दीजिए, ताकि उसको थनैला रोग जो है होने के चांसेस नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो मूल मंत्र वो यही, अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वास्थ्य बेहतर आपके जो पशु है उसको मिल सकता है, साथ ही जो मानव स्वास्थ्य है वो भी इससे जुड़ा रहता है। तो ये ज़रूरी कि आप इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल डॉक्टर केमल पाठक जी, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जाना आपने किस तरीके से आप दुधारू पशुओं की देखरेख कर सकते हैं, उनका रखरखाव कर सकते हैं। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे वो आपको हम बता दें। कल हम बात करेंगे खासतौर से कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की, और बात होगी खरीफ मौसम में प्याज की खेती की। इसके अलावा आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आप इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें आखिरी लेकिन एक महत्वपूर्ण विकल्प आप सभी के लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप यहाँ भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी आप हेलो किसान के साथ अब कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।